हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लॉन्ग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 10 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कोस्टल लैंडफॉर्म्स के ऊपर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 9 को कंप्लीट किया था, जो कि लेक्स के ऊपर था। वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से लेक्स वगैरह बनते हैं, उनकी फॉर्मेशंस किस किस तरीके से होती हैं और ह्यूमन सिग्निफिकेंस लेक्स का क्या है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कोस्टल लैंडफॉर्म से संबंधित है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, चैप्टर 10 कोस्टल लैंडफॉर्म्स आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द एक्शन ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। हम कह सकते हैं कि ये जो 3 यहां पर चीजें दी गई हैं, ये तीनों जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो कोस्ट में, या हम कह सकते हैं जो पानी की तरफ से मूवमेंट होता है, उनके ये 3 फॉर्म्स हैं। एक है वेव्स, दूसरा है टाइड्स और तीसरा है करंट्स। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है ये। द कोस्ट लाइन अंडर द कांस्टेंट एक्शन ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स इज अंडरगोइंग चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। ठीक है, इसमें हर दिन जो है चेंज होते रहता है। किसकी वजह से है? यही 3 जो यहां पर फैक्टर्स दिए गए हैं। वन इज योर वेव्स, अनदर वन इज टाइड्स और तीसरा इज करंट्स। ठीक है, on calm days when winds are slight, waves do little damage to the shoreline and may instead help to build beaches and other depositional features। ठीक है, calm days मतलब जब शांत है, यानी कि जब तूफान वगैरह नहीं है, तब उस समय क्या होगा कि जो विंड्स है, ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो वेव्स होती है ये जनरली मूव करती है विंड्स की वजह से। ठीक है, तो विंड्स की वजह से जो वेव्स मूव कर रही हैं, अब जब काम डे होगा, यानी कि जब तूफान वगैरह नहीं है, जब हवाएं बहुत ज्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल स्पीड में हवाएं चल रही हैं, तो उससे क्या होगा कि जो वेव्स हैं वो शोर लाइन को, शोर लाइन मतलब होता है जो तट होता है वो, ठीक है, उसको डैमेज ज्यादा नहीं पहुंचाएंगे, और बल्कि ये डिपोजिशनल फीचर्स के साथ बीचेस को बिल्ड करने में मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन जब स्टॉर्म्स आता है, यानी कि जब तूफान आता है, तो तब हमें क्या देखने को मिलता है? दैट दी रेवेजेस ऑफ द वेव्स रीच देयर ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। रेवेजेस का मतलब होता है जो वेव्स द्वारा डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो। ठीक, रेवेजेस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, रेवेजेस ऑफ द वेव्स का मतलब हो गया कि वेव्स के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो तब मैक्सिमम होता है, या सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का तब होता है जब स्टॉर्म्स आता है। तो अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि क्या वेव्स हमेशा ही हार्मफुल है, ठीक, तो ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि वो किस सिचुएशन में है, यानी कि अगर काम डे है, अगर हवाएं जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, तो वेव्स हार्मफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब कभी तूफान वगैरह आता है, तो उस समय पे जो है हमें वेव्स से होने वाले नुकसान देखने को मिलते हैं। ठीक, एवरेज प्रेशर अगर हम बात करते हैं एटलांटिक वेव्स का ऑन एडजेसेंट कोस्ट, ठीक है, वो कितना है? 600 पाउंड पर स्क्वायर फुट। ठीक, समर के टाइम में, और सर्दियों में अगर इसको हम देखें तो ट्रेबल हो जाता है। ट्रेबल मतलब इसका 3 गुना। ठीक, ये मतलब बात की जा रही है ऑन अ काम डे की, ठीक, मतलब नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन जब तूफान आता है, स्टॉर्म्स के दौरान, द प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर देन 6000 पाउंड्स और 3 टन्स पर स्क्वायर फुट। तो आप समझ सकते हैं यहां 600 है और यहां 6000, यानी कि प्रेशर कितना हो गया है? 10 गुना। और 10 गुना प्रेशर से आप समझ सकते हैं कि नुकसान वाकई में कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक, मूवमेंट्स ऑफ सच इंटेंसिटी विल वियर डाउन नॉट ओनली द क्लिफ्स बट ऑल्सो सी वॉल्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, क्लिफ्स क्या होती है? क्लिफ्स जो होती है चट्टान, अभी आगे जाके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके के जो मूवमेंट है उससे क्या होगा कि वियरिंग डाउन होगी सब चीजों की, चाहे वो सी वॉल्स है, चाहे वो क्लिफ्स है, चाहे बिल्डिंग्स है, हर चीज की। ठीक है, इसके बाद टाइड्स एंड करंट्स ऑन कॉन्टैक्ट विद द शोर्स मेक वेरी लिटिल डायरेक्ट अटैक ऑन द कोस्ट लाइन। ठीक है, जो टाइड्स है और जो करंट्स है उनका शोर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो मेजर इफेक्ट है वो किसका है? मेजर इफेक्ट जो है वो है वेव्स का। ठीक है, ये बात आप समझ गए, वेव्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट है और टाइड्स और करंट्स का इफेक्ट ज्यादा नहीं है। ठीक, टाइड्स इफेक्ट मरीन इरोजन मेनली बाय एक्सटेंडिंग अ लाइन ऑफ इरोजन इनटू अ जोन ऑफ इरोजन। ठीक है,
अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे किस तरीके से टाइड्स की वजह से जो लाइन ऑफ इरोजन होती है, नॉर्मली मतलब जो लाइन ऑफ इरोजन होती है टाइड्स की वजह से वो एक जोन बन जाता है जहां पर लो टाइड और हाई टाइड होता है उसके बीच में, ठीक है, तो वहां पर जोन कन्वर्ट हो जाता है। दिस जोन करस्पॉन्ड्स टू द एरिया बिटवीन द लो वाटर लेवल एंड द हाई वाटर लेवल। ये वही बात है, लो टाइड के टाइम पर जो वाटर लेवल होगा दैट विल बी लो वाटर लेवल, और हाई टाइड के टाइम पर जो वाटर लेवल होगा दैट विल बी हाई वाटर लेवल। तो उसके बीच का जो जोन होता है दैट बिकम्स योर जोन ऑफ इरोजन, और वो किसकी वजह से बनता है? टाइड्स की वजह से, ठीक। इसके बाद जो करंट्स होते हैं, करंट्स हेल्प टू मूव इरोडेड डेब्रिस एंड डिपॉजिट इट एज सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल अलोंग द कोस्ट, ठीक है। करंट्स क्या करते हैं? करंट्स जो है इरोडेड जो डेब्रिस है, ठीक है, यानी कि जो इरोडेड डेब्रिस वगैरह है उसको मूव कराते हैं और उसको एज अ सिल्ट, ग्रेवल के उस पे या सैंड के फॉर्म में जो है कोस्ट में डिपॉजिट कराते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक हेल्पफुल फीचर है, या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फीचर है जो बीच या कोस्ट के बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर नीचे आपको ये फिगर्स वगैरह दिखाए गए हैं किस तरीके से जो विंड के डायरेक्शन की वजह से वेव मूव करती है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर साथ में इसको रिलेट करते हुए इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, द मैकेनिज्म ऑफ मरीन इरोजन, किस तरीके से मरीन इरोजन होता है ये हम समझ लेते हैं। द मोस्ट पावरफुल एजेंट्स ऑफ मरीन इरोजन आर वेव्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल है या जिसका सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है, असर है, वो क्या है? वेव्स है, ठीक। देयर ओरिजिन इज ड्यू टू द स्वीपिंग ऑफ विंड्स ओवर द वाटर सरफेस विच सेट्स अ सीरीज ऑफ अंडुलेटिंग स्वेल्स सर्जिंग फॉरवर्ड, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि विंड्स की वजह से ही जो है वेव्स मूव करती हैं। दीज बिकम हायर एंड स्विफ्टर, ठीक, मतलब ये इनकी जो हाइट है वो भी बढ़ती है और स्पीड जो है वो भी बढ़ती है, ये स्विफ्ट हो जाती है, यानी कि इनकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, ठीक। नॉर्मल वेव की अगर हम बात करें एक ओपन ओशन में, ओपन ओशन मतलब होता है समुद्र के बीच में, अगर हम कहीं पर बात करें तो वहां पर जो नॉर्मल वेव की हाइट है वो 20 फीट तक हो सकती है, ठीक, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रफ। अब ये क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है? जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो यहां पर डायग्राम में देखिए। इस तरीके की वेव होती है, तो जो ये अपर पोर्शन होता है दिस इज नोन एज क्रेस्ट, जो ये लोअर पोर्शन होता है दैट इज नोन एज ट्रफ। तो इसके बीच की, यानी कि ट्रफ और क्रेस्ट के बीच की जो लेंथ होती है या जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है वेव हाइट। तो जो 20 फीट की बात की जा रही है वो वेव हाइट है, ठीक, ये चीज समझ गए। इसके बाद दूसरी चीज क्या दी गई है? 400 फीट लॉन्ग, जो लॉन्ग की बात है दैट इज योर वेवलेंथ और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड अनदर। अब वेवलेंथ क्या होती है ये भी देख लीजिए। एक क्रेस्ट ये है, दूसरा क्रेस्ट ये है, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है दिस इज नोन एज योर वेवलेंथ, ठीक। तो ओपन ओशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर क्या है कि नॉर्मल वेव की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 20 फीट तक ऊंची हो सकती है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 20 फीट तक हो सकती है, और उसकी जो लेंथ है यानी कि जो वेवलेंथ है वो कितनी हो सकती है? 400 फीट लॉन्ग तक हो सकती है, ठीक। मतलब ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है, स्टॉर्म्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ड्यूरिंग स्टॉर्म्स दिस इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। जब तूफान आएगा तो जो ये चीजें हैं यानी कि जो इनकी वेवलेंथ वगैरह है और जो इनकी हाइट वगैरह है वो चेंज करेगी, ठीक है, और वो किसके हिसाब से चेंज करेगी? स्पीड और ड्यूरेशन ऑफ द विंड्स के आधार पर, ठीक। ऑन अप्रोचिंग शैलो वाटर नियर द शोर्स देयर स्पीड इज रिड्यूस्ड एंड द वेव्स आर कर्व्ड और रिफ्रैक्टेड अगेंस्ट द अलाइनमेंट ऑफ द कोस्ट, ठीक है। अब जब ये वेव मूव कर रही है, ठीक है, अगर हम इसको ओपन सी में बात करें तो वेव्स नॉर्मली मूव कर रही है क्योंकि इनको नीचे की तरफ से कोई भी ऐसा कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं मिल रहा है। लेकिन जब ये तट के पास आती है यानी कि नियर द शोर्स ये पहुंचती है तो वहां पर क्या है कि अलाइनमेंट ऑफ द कोस्ट की वजह से इनको नीचे से फ्रिक्शन मिलेगा, तो दे विल बी रिफ्रैक्टेड और दे विल बी कर्व्ड, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या होगा कि शैलो वाटर व्हेन इट इज लेस देन द हाइट ऑफ द वेव्स चेक्स देयर फॉरवर्ड मूवमेंट, द क्रेस्ट कर्ल्स ओवर एंड ब्रेक्स इनटू द शोर्स इन अ मास ऑफ फॉर्म एज द ब्रेकर्स, ठीक है। क्या आप लोगों ने देखा होगा कि पानी क्या होता है जनरली, जब आप तट पर अगर कभी गए हो, कोस्टल रीजन में अगर आप लोग कभी बीचेस वगैरह में गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो वेव्स आती है वो किस तरीके से एक फॉर्म बन जाता है। मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा फोम मतलब होता है झाग सा बन जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वेव्स आती है और फिर वो टकरा के जब वापस जाती है तो एक मास ऑफ फॉर्म सा बन जाता है, दैट इज नोन एज अ ब्रेकर्स, ठीक। इसके बाद द वाटर दैट फाइनली रशेज अप द बीच एंड हल्स रॉक डेब्रिस अगेंस्ट द लैंड इज टर्म्ड एज स्वॉश। यानी कि जो वेव यानी कि जो पानी जो बीचेस की तरफ को आ रहा है और जो अपने साथ क्या लेके आएगा, ऑब्वियसली बात है रॉक डेब्रिस, तो वो उसको लैंड के अगेंस्ट जब टकराएगा बहुत तेजी से, हल का मतलब होता है कि जब वो बहुत तेजी से उसको टकराएगा उसको बोला जाएगा स्वॉश, ठीक।
और उसके बाद द वाटर इज सक्ड बैक एंड रिट्रीट्स एज बैकवॉश। अब पानी जब वापस जाएगा उसको बोला जाएगा बैकवॉश, ठीक। अनदर एलिमेंट इन ऑफशोर ड्रिफ्ट इज द अंडरटो व्हिच फ्लोज नियर द बॉटम अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। जो बॉटम की साइड में मूव करता है अवे फ्रॉम द शोर उसको बोला जाता है अंडरटो, ठीक है। एंड दिस करंट एक्सर्ट्स अ पुलिंग इफेक्ट व्हिच कैन बी डेंजरस टू द सी बाथर्स। ये बहुत ज्यादा जो है वहां पर अगर इस तरह के कोई लोग पानी वगैरह में है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये एक पुलिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है और पानी में लोगों को ले जाता है, ठीक है। अब इसको आप यहां पर थोड़ा सा डायग्राम में समझ सकते हैं कि अगर हम ये वाले रीजन की बात करें या इससे भी अगर थोड़ा सा और पहले रीजन की हम लोग बात करें तो वहां पर ओपन सी है, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये ओपन ओशन है या ओपन सी है, तो यहां पर वेव्स को नीचे की तरफ से कोई भी ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, वेव्स आराम से मूव कर रही हैं, ठीक। अब जैसे जैसे वेव्स आगे बढ़ेंगी तो यहां पर ये हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। धीमे धीमे इस तरीके से कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह होता है वो आपको पता है ना। तो जैसे जैसे वेव्स यहां पर आएंगी तो जहां पर ये एक्स पोजीशन दिखाई गई है यहां पर लिखा भी गया है फ्रिक्शन एट द बेस ऑफ द वेव। अब ये नीचे वेव क्या हो रहा है, ये इस तरीके के लैंड मास में टकरा रही है तो उसको नीचे की तरफ से फ्रिक्शन मिलेगा, फिर ये धीमे धीमे आगे बढ़ रही है और ये थोड़ा सा हाइट इसकी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इसको ज्यादा मिल रहा है। अब ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें फ्रिक्शन आ रहा है तो इसलिए इसकी जो हाइट वगैरह है वो कम होगी। और यहां पर जब ये लैंड के पास ज्यादा पहुंच जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, शोर के पास ये ब्रेक कर जाएगी, ठीक। और इस तरीके से जो ये आगे को मूव करके यहां पर टकराएगा, जो इसके रॉक डेब्रिस वगैरह टकराएगा, जो आगे का फॉरवर्ड एरो दिखाया गया है, दिस इज योर स्वॉश। और जो वापस पानी यहां से इस तरीके से लौटता है दैट इज नोन एज योर बैकवॉश, ठीक। और यहां पर इस तरीके से जो आप देखेंगे कि ये वाली चीज बनती है, ठीक है ना, और यहां से जो पानी वापस जा रहा है दैट इज नोन एज योर अंडरटो। और उसकी वजह से जो मैंने बताया कि काफी ज्यादा पुलिंग इफेक्ट होता है और वो लोगों को जो है अपने साथ पानी के साथ जो है वो लोगों को खींच के ले जाता है, दैट इज नोन एज अंडरटो। और ये काफी ज्यादा जो है एक डेंजरस फिनोमिना है, ठीक है। और ये इससे काफी ज्यादा लोगों को नुकसान भी होता है कि लोग वहां पर जाते हैं और मतलब कई सारे बीचेस वगैरह या कई सारे कोस्ट वगैरह ऐसे हैं जहां पर इनका इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वहां पर इस तरीके की घटनाएं जो है वो एक आम बात है कि लोग जो है उससे पानी के उससे अंडरटो वगैरह की वजह से लोग जो है वो बह जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मरीन एजेंट्स ऑफ इरोजन है दे ऑपरेट इन दी फॉलोइंग वेज टू ट्रांसफॉर्म द कोस्टल लैंडस्केप। ये कोस्टल लैंडस्केप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं जो मरीन एजेंट्स है इरोजन के, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कोरेजन वर्ड लिखा हुआ है, एट्रीजन वर्ड लिखा हुआ है, ये हम लोगों को पहले से पता है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि कोरेजन क्या होता है, हम लोग ग्लेशिएशन के फॉर्म में भी बात करते हुए आए हैं, हम लोग अपने डेजर्ट लैंड फॉर्म में भी हम लोगों ने इस वर्ड्स की बात करी है। तो फिर से थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखा गया जल्दी से देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वर्ड्स पहले से ही पता है, ठीक है। कोरेजन, ध्यान रखिएगा, इट्स अ कोरेजन, इट्स नॉट अ कोरोजन, ठीक। कोरेजन का मतलब क्या होता है कि वेव्स आर्म्ड विद रॉक डेब्रिस ऑफ ऑल साइजेस एंड शेप्स चार्ज अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ्स एंड वियर देम बैक बाय कोरेजन। कोरेजन का मतलब एक तरीके से आप सिंपल वर्ड्स में समझिए, इट्स नोन एज एन इरोजन, ठीक है। कि ये क्या करेंगी कि जो वेव्स आ रही हैं इन वेव्स में क्या है, रॉक डेब्रिस है, छोटे छोटे पत्थरों के डेब्रिस वगैरह होगा, तो वो जब आएगा और वो जो बेस ऑफ द क्लिफ है, यानी कि वो क्या होगा कि जो तट पर चट्टान है, ठीक है, क्लिफ मतलब होती है चट्टान, तो उसके बेस पर टकराएगा और बेस पर इस तरीके के पत्थर वगैरह जो है वो ज्यादा तेजी से टकराएंगे पानी के साथ, तो वो उसको वियर डाउन करेंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस को बोला जाता है कोरेजन। And then oncoming currents and tides complete the work by sweeping the eroded material into the sea। अब ये वेव ने क्या करा कि ये जिसके साथ रॉक डेब्रिस आ रहे हैं वो वहां पर टकराए, वहां से क्या होगा कि थोड़ा सा पार्ट इरोडेड और होगा और उसके बाद जो करंट्स और टाइड्स वगैरह होंगे वो वापस से इरोडेड मटेरियल को अपने साथ समुद्र में ले जाएंगे, तो वो पूरा का पूरा जो टास्क है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही मिलके जो है इसमें काम कर सकते हैं। आपका वेव्स जो है वो रॉक डेब्रिस के साथ मिलकर उसमें अटैक कर रही है, उससे इरोडेड मटेरियल बन रहा है, निकल रहा है, और इरोडेड मटेरियल को जो टाइड्स और जो हमारे करंट्स हैं वो वापस अपने साथ समुद्र में ले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला होता है दैट इज एट्रीजन। एट्रीजन क्या है, देखिए ये भी हम लोगों को पहले से पता है, ये भी बहुत आसान फिनोमेना है। द कॉन्स्टेंटली मूविंग वेव्स दैट ट्रांसपोर्ट बीच मटीरियल सच एज बोल्डर्स, पेबल्स, शिंगल एंड फाइन सैंड also hurl these fragments against one another until they are broken down by attrition into very small pieces। अब ये जो डेब्रिस वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, जो इस तरीके के बीच मटेरियल है, जो डेब्रिस है, जो वेव्स के साथ मूव कर रहे हैं, वो आपस में टकराएंगे भी, ठीक है। और वो टकराने की वजह से क्या होगा, वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है एट्रीजन, ठीक है। ध्यान रखेंगे कोरेजन का मतलब क्या है कि ये जब किसी और सरफेस से जाके टकरा रहे हैं, वहां का मटेरियल इरोड कर रहे हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज कोरेजन। और जब वो आपस में टकरा रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं, दैट इज नोन एज एट्रीजन, ठीक। द ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ सच फ्रेगमेंटल मटेरियल्स अगेंस्ट क्लिफ फेसेस and against each other is largely responsible for the fine sand which forms the beaches
दैट आर सो टिपिकल ऑफ द सी साइड रिजॉर्ट्स। ठीक है, अब ये जब आपस में टकरा रहे हैं तो छोटे पार्टिकल बन रहे हैं, फाइन सैंड वगैरह बन रही है। जब ये सी क्लिफ में जाकर टकरा रहे हैं तो वहां पर भी छोटे छोटे इस तरीके के पार्टिकल्स फाइन सैंड बनेंगे, और यही फाइन सैंड जो है जो बीचेस बनाती है। ठीक है, जो बीचेस हम लोग देखते हैं कि बीचेस में इतनी सारी रेत होती है, वो कहां से आती है? वो रेत यहीं से आती है कि जो वेव्स के साथ इस तरीके के मटेरियल्स आते हैं वो आपस में भी टकराते हैं, साथ ही साथ जो सी क्लिफ्स वगैरह होती है उसमें भी टकराते हैं, और वहां से जो इस तरीके का मटेरियल निकलता है, जो छोटे फाइन सैंड पार्टिकल बन जाते हैं, वही एक तरीके से फिर डिपॉजिट होकर जो है बीचेस बना देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फिनोमेना है। इसके बाद अगला जो फिनोमेना दिया गया है दैट इज योर हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, पानी है। ठीक है, और कोस्ट में तो पानी ही होगा। चलिए देखते हैं क्या है। इन देयर फॉरवर्ड सर्ज waves splashing against the coast may enter joints and crevices in the rocks। अब क्या है कि पानी अगर वेव्स के आ रहा है, मान लीजिए यहां पर अगर कोई पत्थर है, मान लीजिए, ठीक है, या यहां पर अगर, चलिए इसको इतना ऊपर नहीं दिखाते हैं, सपोज कीजिए यहां पर कोई पत्थर है, अब ये पानी आएगा। ठीक है, तो इस रॉक में जो पत्थर है इसमें हो सकता है कुछ जॉइंट्स हो, ठीक है, कुछ क्रैक्स वगैरह हो, क्रेविसेस क्रैक्स, तो उसमें पानी अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद पानी जो अंदर चला जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उस क्रैक के अंदर या जो उस रॉक के अंदर जो जॉइंट वगैरह था उसमें एयर होगी। ठीक है, वो एयर क्या हो जाएगी, इमीडिएटली कंप्रेस हो जाएगी। अब एकदम से पानी आया, पहले से उसके अंदर क्या था, मान लीजिए ये कोई रॉक है, इस रॉक के अंदर अगर हम ऐसे दिखाएं, ये रॉक है, इस रॉक के अंदर मान लीजिए ऐसे करके क्रैक था, पानी आया, यहां पर पहले नॉर्मली क्या था, एयर थी। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि यहां से अंदर आया पानी, तो पानी इस एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक, अब कंप्रेस करने के बाद फिर वेव वापस भी तो जाएगी, तो पानी एक तरीके से आप कह सकते हैं बाहर जा सकता है। या अगर आप इसको ऐसे ना बनाएं, समझने के लिए आप इसको ऐसे बनाएं, मान लीजिए ये रॉक है, ठीक है, और इसमें क्रैक इस तरीके से है। ठीक, ये क्रैक है, यहां पर पहले एयर थी, अब यहां से जब पानी आया, वाटर, ठीक है, तो वो इस क्रैक के अंदर गया, इस क्रैक के अंदर पानी अगर गया तो क्या हो जाएगा, एयर कंप्रेस हो जाएगी। अब जब ये पानी वापस जाएगा, क्योंकि वेव वापस भी तो जाएगी, जब वेव रिट्रीट करेगी, वेव वापस जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा कि अंदर बहुत ज्यादा, अब क्या था, एयर तो था, और साथ में साथ अब वो कैसी एयर हो चुकी है, कंप्रेस्ड एयर, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो जो कंप्रेस्ड एयर है वो एक्सपेंड करेगी विद एक्सप्लोसिव वॉयलेंस, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा। ठीक, एंड सच एक्शन रिपीटेड अगेन एंड अगेन सून एनलार्जेस द क्रैक्स एंड रॉक फ्रेगमेंट्स आर प्राइज्ड अपार्ट। ठीक है, और ये फिनोमेना हमें पता है कि पानी आता रहेगा, पानी वापस जाता रहेगा, तो इस तरीके के जो एयर्स वगैरह है, जो उसके क्रैक के अंदर, क्रेविसेस के अंदर ट्रैप है, वो बार बार कंप्रेस होगी, बार बार उसका एक्सपेंशन होगा। कंप्रेशन एक्सपेंशन उसमें साइमल्टेनियसली, या हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट तरीके से होता रहेगा, तो इसीलिए फिर क्या है कि उसमें जो प्रेशर वगैरह है अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होगा, और इस तरीके के जो रिपीटेड एक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा कि क्रैक्स बड़े हो जाएंगे, और थोड़े समय के बाद ऐसा हो सकता है कि वो आपस में टूट जाए, फ्रेगमेंट्स वगैरह जो है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद जो चौथा एक्शन दिया गया है, ये जो सॉल्वेंट एक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन कोस्ट में पाया जाता है, जहां पर अगर लाइमस्टोन है वहां पर। ठीक, द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ सी वाटर ऑन कैल्शियम कार्बोनेट सेट्स अप केमिकल चेंजेस इन द रॉक्स एंड डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक, ये ध्यान रखना है, दिस प्रोसेस इज लिमिटेड टू लाइमस्टोन कोस्ट ओनली। सिर्फ और सिर्फ लाइमस्टोन कोस्ट में इस तरह की चीजें होंगी, बाकी और किसी कोस्ट में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज क्या है कि जैसे लाइमस्टोन होता है, हमें पता है लाइमस्टोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो जब पानी के कांटेक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट आता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, घुल जाता है, तो इस तरीके से वहां पर फिर ये चीजें होंगी। द रेट ऑफ मरीन इरोजन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रॉक्स, द अमाउंट ऑफ रॉक एक्सपोज टू द सी, द इफेक्ट ऑफ टाइड्स एंड करेंट्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द कोस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, इन सब चीजों का भी जो है असर मरीन इरोजन के ऊपर पड़ता है कि मरीन इरोजन का रेट कितना ज्यादा है। कुछ अदर इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि वोल्केनिसिटी है, ग्लेशिएशन है, अर्थ मूवमेंट एंड ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन ऑल्सो हैव टू बी कंसिडर्ड। मतलब इनका भी इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इफेक्ट नहीं है, इनका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो रहता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुछ कोस्टल फीचर्स ऑफ इरोजन की, क्या क्या चीजें बनती हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है दैट इज योर केप्स एंड बेस। ठीक है, इसमें से हम लोग 2 फीचर्स की बात आज करेंगे, बाकी जो फीचर्स हैं उसको लेकर और जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं उसको लेकर हम लोग कल के लेक्चर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो केप्स एंड बेस कैसे बनते हैं, देखिए, ऑन एक्सपोज्ड कोस्ट द कंटिन्यूअल एक्शन ऑफ वेव्स ऑन रॉक्स ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस कॉजेज द कोस्टलाइन टू बी इरोडेड इरेगुलरली। अब मान लीजिए जो रॉक्स हैं वो वेरिंग रेजिस्टेंस के हैं, यानी कि हर तरीके के रॉक्स जो है, मतलब एक तरीके के रॉक्स नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके के रॉक्स नहीं है, और अलग अलग तरीके के अगर रॉक्स होंगे तो उनकी रेजिस्टेंस अलग होगी। ठीक, दिस इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड वेयर हार्ड रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट और लाइमस्टोन
अकर इन ऑल्टरनेट बैंड्स विद द सॉफ्टर रॉक, जैसे कि सैंड एंड क्ले। ठीक है, कि हार्ड रॉक्स भी हैं और सॉफ्ट रॉक्स भी हैं। अब सॉफ्ट रॉक्स का क्या होगा कि जब वेव्स आएंगी तो सॉफ्ट रॉक्स तो जो है दे विल बी वॉर्न बैक इनटू द इनलेट्स, कोव्स और बेस, और जो हार्डर रॉक्स हैं वो खड़े रहेंगे, जैसे कि हेडलैंड्स, प्रोमोनेटरीज और केप्स। जैसे कि एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया है, अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा ऐसे करके पहले रॉक थे, ठीक है, मतलब ऐसा ये सरफेस था, मान लीजिए यहां तक। अब क्या था कि ये वाला रीजन जो है, दिस वन जो ये अंदर घुस चुका है, दिस इज बिकम ऑफ दी सॉफ्ट रॉक्स। ठीक, ये सॉफ्ट रॉक का बना है, और ये जो बाहर का पोर्शन है, दिस हैज बीन फॉर्म्ड ऑफ दी हार्ड रॉक्स। अब जब यहां से वेव्स आएगी, ठीक है, ये टकराएगी, तो जो सॉफ्टर रॉक्स हैं ये इरोड हो जाएंगे, ये अंदर को चला जाएगा पोर्शन, हार्ड रॉक्स जो है वो अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। ठीक है, तो जहां पर सॉफ्ट रॉक्स थे वहां पर क्या बन जाएगा, इनलेट बन जाएगा, इस तरीके का बेस वगैरह बन जाएगा, और जहां पर हार्ड रॉक्स थे वहां पर क्या बन रहा है, हेडलैंड। ठीक है, हेडलैंड बन रहा है, केप बन रहा है। ये आप समझ सकते हैं, समझ गए बात को मेरी, मैंने क्या समझाया। ठीक है, तो जैसे कि डोरसेट कोस्ट ऑफ द सर्दर्न इंग्लैंड है, वहां पर स्वानेज बे है और डल्स्टन हेड है, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि जहां पर सॉफ्ट लैंड होगी, जहां पर सॉफ्ट पत्थर होंगे वहां पर क्या बन जाएगा, बे, और जहां पर हार्ड रॉक्स होंगे वहां पर क्या बन जाएगा, हेड। ठीक, और ये तो फीचर की बात वहां पर हो गई जहां पर वेरिंग नेचर के रॉक्स हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोस्ट में एक ही तरीके के रॉक हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इरेगुलरिटी किस वजह से होगी, इट विल बी कॉज्ड बाय वेरिएशन विद इन दी रॉक्स, यानी कि रॉक्स के अंदर अगर वेरिएशन है तब भी ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के इरेगुलर फीचर जो है वो बन जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इरोजन है वो काफी इरेगुलर तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इरोजन जो हो रहा है या इस तरीके के हेड्स और बेस जो बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर नहीं होंगे जहां पर इस तरीके के वेरिंग रेजिस्टेंस के रॉक्स हैं, वहां पर भी हो सकते हैं जहां पर रॉक्स एक प्रकार के हैं। ठीक है, और वहां पर जो रॉक्स के अंदर इरेगुलरिटीज है उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, पेनांग आइलैंड इज मेड ऑफ ग्रेनाइट, हैज मेनी बेस एंड हेडलैंड्स। ठीक है, हालांकि वो पूरा का पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है, लेकिन वहां पर फिर भी इस तरीके के बेस और हेडलैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक, वेरी लार्ज इंडेंटेशन सच एज द पर्शियन गल्फ और द बे ऑफ बंगाल आर ड्यू टू अदर कॉजेज सच एज सबमर्जेंस और द अर्थ मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है वो काफी फेमस है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो है वो इस तरीके से एज सच नहीं बनी हुई है, उसके लिए सबमर्जेंस एक रीजन है, अर्थ मूवमेंट एक रीजन है, वो इसकी वजह से बनी हुई है। ठीक, इसके बाद जो अगला फीचर है दैट इज योर क्लिफ्स एंड वेव कट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये क्लिफ्स एंड वेव कट प्लेटफॉर्म्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। जनरली एनी वेरी स्टीप रॉक फेस एडजॉइनिंग द कोस्ट फॉर्म्स अ क्लिफ। ठीक, यानी कि कोई भी ऐसा रॉक जो बहुत ज्यादा स्टीप है, यानी कि जिसका स्लोप बहुत ज्यादा है, वो क्लिफ बन सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर आपको एक रॉक दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये रॉक है, और इसका ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्टीप है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से क्लिफ। ठीक, यानी कि चट्टान की तरह काम करेगा। अब इसमें देखिए आगे क्या लिखा गया है, द रेट ऑफ रिसेशन विल डिपेंड ऑन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। रिसेशन का मतलब है कि ये कितना पीछे की तरफ को बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, दैट इज द स्ट्रेटिफिकेशन एंड जॉइंटिंग ऑफ द रॉक्स एंड देयर रेजिस्टेंस टू वेव अटैक। ठीक है, यानी कि इसके बीच में जो स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं, जो इसके जॉइंट्स वगैरह हैं वो कैसा है, और ये कितना ज्यादा वेव के अटैक को रेजिस्ट कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि इसका रिसेशन का रेट कितना रहेगा। ठीक है, यानी कि कितना ज्यादा तेजी से रिसेस कर सकता है या फिर पीछे की तरफ को बढ़ सकता है। ठीक, इफ द बेड डिप सीवर्ड्स तो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक विल बी डिसलॉज्ड एंड फॉल्स इनटू द सी। ठीक है, यानी कि अगर जो इसके बेड्स हैं अगर वो सी की तरफ को डिप करते हैं, जैसे कि यहां पर आपको ये कलर्स दिखाए गए हैं जो अलग अलग, ये आपके एक तरीके से रॉक बेड्स हैं अलग अलग। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर के फॉर्म में होंगे। अब ये अगर इस तरीके को है, मतलब ये सी की तरफ को अगर है, तो ये क्या होगा, ये समुद्र में गिर सकते हैं। ठीक है ना, समुद्र में गिरने की वजह से क्या होगा, द क्लिफ विल राइज इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एज शोन इन फिगर 75। ये जो ऊपर फिगर में मैंने आपको दिखाया वही चीज यहां पर होगी। ठीक है, तो इससे समुद्र में गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए जो बेड है दे डिप्स लैंडवर्ड्स। ठीक है, अगर मान लीजिए डिप्स करते हैं जो इसके ये लैंडवर्ड है, देखिए यहां पर ये लैंड की तरफ को है क्योंकि यहां पर लैंड है ना, तो ये लैंड की तरफ को है। अब क्या होगा, अगर ये मान लीजिए गिरते भी हैं तो ये लैंड की तरफ को गिरेंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि ये वेव से ज्यादा क्या होंगे, दे विल बी मोर रेजिस्टेंट टू वेव इरोजन, द क्लिफ विल बी मोर रेजिस्टेंट टू वेव इरोजन। ठीक, ये बात आप समझ गए। तो ध्यान रखना है कि जहां पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है या जो रॉक के बेड है वो सी की तरफ को है, वो सी वर्ड है, तो वो ज्यादा आसानी से जो है इरोड कर सकते हैं और वो सी के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो लैंडवर्ड डिप कर रहे हैं, जो बेड्स है, तो वो लैंड की तरफ को डिप करेंगे और वो वेव इरोशन से ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे। ठीक, इसके बाद
सम ऑफ द बेस्ट नोन क्लिफ्स जो बताया गया है दैट आर द चॉक क्लिफ्स ऑफ द इंग्लिश चैनल एंड इंक्लूड द बर्ची हेड विच इज 500 फीट हाई, द सेवन सिस्टर्स नियर द माउथ ऑफ द क्यूकमेर एंड द व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर। ठीक, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना और है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से जो क्लिफ है उसका ओरिएंटेशन किस हिसाब से है और कौन से तरीके का जो क्लिफ है वो ज्यादा इरोडेड मतलब हो सकता है, इरोजन से ज्यादा प्रभावित हो सकता है और कौन सा कम हो सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें क्लिफ के बेस की, यानी कि जो क्लिफ है, जो चट्टान है, उसका बेस भी होगा। बेस मतलब जहां पर ये पानी से टकरा रहा है वहां पर ये वाला पोर्शन, जैसे अगर हम कह लें ये बेस है, अगर हम इस ऊपर वाली फिगर में देखें तो हमारा जो है ये वाला बेस हो सकता है जहां पर ये पानी से टकरा रहा है, दिस इज द बेस। अब यहां पर क्या होगा, देखिए द सी कट्स आ नॉच, एक सी नॉच काट सकता है विच ग्रेजुअली अंडरमाइंस द क्लिफ सो दैट इट कोलैप्सेस। अब ये नोच जो है वो कैसे काटेगा, सीधी सी बात है, हम लोगों ने आगे पहले बात करी है कि जब पानी के साथ जब वेव्स आ रही है तो वो अपने साथ रॉक डेब्रिस लेके आ रही है, रॉक डेब्रिस आ रही है, वो यहां पर बार बार टकरा रही है इस पोर्शन पे, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि कुछ अंडर कटिंग सी हो सकती है, राइट, यहां पर कटिंग होगी और ऑब्वियस सी बात है अगर ये कटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये पोर्शन जो है वो गिर सकता है, इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो कोलैप्स कर सकता है। ठीक, अब यहां पर देखिए जो नीचे फिगर में दिखाया गया है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि टाइड्स जो है वो एक लाइन ऑफ इरोजन को एक जोन ऑफ इरोजन में कन्वर्ट कर देती है, वो चीज यहीं पर समझाई गई है। ठीक है, इनिशियल लैंड सरफेस हमारा इस तरीके का है, ये हमारा लो टाइड है और ये हमारा हाई टाइड का लेवल है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा, ये जो पोर्शन है, दिस बिकम्स योर जोन ऑफ वेव अटैक। ठीक, अब इसी जोन में क्या है कि अटैक हो रहा है, यहां पर नीचे की तरफ से वेव कट रही है, ठीक है, और बाकी जो यहां का डेब्रिस वगैरह होगा जो निकलेगा वो नीचे इस तरीके से जो मटेरियल है वो ऑफ शोर टेरेस में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो धीमे धीमे इस तरीके से करते करते जब ये ज्यादा नॉच की कटिंग हो जाएगी तो इस तरीके का यहां पर एक पोर्शन बन जाएगा। इनिशियल सरफेस हमारा इस तरीके का था और ये कटते कटते इस तरीके का बन गया, तो ये क्लिफ जो हमारी पहले थी, मतलब पहले तो खैर क्लिफ ऐसा नहीं थी, यहां पर अब ये इस तरीके से क्लिफ जो है वो फॉर्म हो चुकी है, इसका बेस अंडर कट है और यहां पर जो इस तरीके का एक फिनोमेना बन गया है, दिस इज योर वेव कट प्लेटफॉर्म। यानी कि क्लिफ के आगे अगर आप कभी देखें इस तरीके की चीज बनी हुई, ठीक है, कि एकदम से क्लिफ खड़ी हुई है, काफी ज्यादा स्टीप है और उसके आगे इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, तो दैट इज नोन एज योर वेव कट प्लेटफॉर्म। और जितना भी ये वेव कट प्लेटफॉर्म से मटेरियल या डेब्रिस निकलेगा वो इस तरीके से आगे यहां पर ऑफशोर टेरेस के फॉर्म में जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए, तो इसको यहां पर आप लोग, ये मैंने समझा दिया आपको, इसको थोड़ा सा यहां पर जो लिखी गई है इसको पढ़ लेते हैं। एज द क्लिफ रिसीड्स लैंडवर्ड्स अंडर द पाउंडिंग ऑफ वेव्स एन इरोडेड बेस इज लेफ्ट बिहाइंड कॉल्ड अ वेव कट प्लेटफॉर्म। यही चीज मैंने आपको समझाई कि जो वेव है, जो क्लिफ है, वो रिसीड कर रही है लैंडवर्ड। रिसीड करने का मतलब है कि पीछे की तरफ को बढ़ रही है, और लैंडवर्ड वो कैसे बढ़ेगी कि जब उस पर वेव्स आके टकरा रही हैं तो वो नीचे का हिस्सा उसका काट रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो इरोडेड बेस है वो बच जा रहा है, जिसको बोला जाएगा वेव कट प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म द अपर पार्ट ऑफ विच इज एक्सपोज्ड एट लो टाइड slopes gently seaward and its surface is strewn with rock debris from the receding cliff। ठीक है, जो उसमें रॉक डेब्रिस वगैरह है receding cliff के वो निकलेंगे। उसके बाद क्या है कि जो फर्दर एब्रेशन होगा दे कंटिन्यूज अंटिल द पेबल्स आर स्वेप्ट अवे इनटू द सी। अब एब्रेशन उसका होते जाएगा, एब्रेशन का मतलब है कि उसमें वो जो पत्थर वगैरह होंगे वो पानी के साथ उसमें टकराएंगे, तो उसका एब्रेशन एक तरीके से कहेंगे कि स्क्रैचिंग वगैरह जो है वो होती जाएगी, और जब तक वो सारे के सारे पेबल जो है वापस समुद्र में नहीं चले जाते, तो द इरोडेड मटेरियल्स आर डिपॉजिट ऑन दी ऑफ शोर टेरेस, वो ऑफ शोर टेरेस में जाके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद व्हेन द प्लेटफॉर्म अटेन्स अ ग्रेटर विड्थ, जब उसकी विड्थ थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, जैसे कि 30 माइल्स इन द केस ऑफ अ वेव कट प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रेड फ्लैट ऑफ नॉर्वे, वेस्ट नॉर्वे। ठीक है, इट इज एंटायरली कवर्ड विद वाटर एंड फर्दर इरोजन ऑफ क्लिफ्स इज नेग्लिजिबल। जब वो पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा तब उस पर फिर जो है क्लिफ का इरोजन जो है वो नहीं होगा, जबकि अदरवाइज जब तक उसमें आप कह सकते हैं कि पानी मतलब इंटरमिटेंट है, कि पानी आ रहा है, पानी फिर वापस जा रहा है, पानी आ रहा है, पानी वापस जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तब तक उस क्लिफ का इरोजन जो है वो होता रहेगा। यानी कि आप इस बात को समझिए कि इसका इरोजन एक तरीके से तब रुकेगा जब ये लो टाइड का जो लेवल है, ठीक है, ये वेव क्लिफ के बेस तक पहुंच जाता है, तब समझ रहे हैं आप बात को कि वेव जो ये क्लिफ है, इसका जो बेस है, ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं कि ये जो हमारा क्लिफ का बेस है, ये अगर हमारा लो टाइड के लेवल से नीचे आ जाएगा तो इस पर क्या होगा, हमेशा पानी बना रहेगा, फिर यहां पर वेव्स का एक्शन नहीं होगा, और वेव्स का एक्शन अगर नहीं होगा तो फिर यहां का इरोजन नहीं होगा, और फिर इस तरह की अंडर कटिंग वगैरह जो है वो रुक जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो चीज यहां पर लिखी गई है इसमें आप चाहें तो यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं
कि एंटायरली कवर्ड विद वाटर का मतलब क्या है कि जब उसका जो लेवल है, जो सी क्लिफ के बेस का जो क्लिफ है, उसका जो बेस है, उसका लेवल अगर लो टाइड के लेवल से नीचे हो जाता है, या आप कहेंगे कि वो उसमें हमेशा अगर पानी रहेगा तब उस पर वेव एक्शन नहीं होगा और इरोजन उस केस में जो है फिर उसका रुक जाएगा, और एक तरीके से आप कहेंगे कि नॉच फॉर्मेशन या जो अंडर कटिंग हो रही है क्लिफ की वो अब नहीं कंटिन्यू करेगी। ठीक है, चलिए तो आज इसको इतना ही रखते हैं। इसमें जो आगे के अभी 3 इसमें है, आई थिंक 3 या 2 और दिए हुए हैं इरोजनल फीचर्स, उनके बारे में बात करेंगे। डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ जो कोस्ट है, सबमर्ज कोस्ट, इमर्जेंट कोस्ट, उनके बारे में बात करनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 और लेक्चर्स लेके हम इस टॉपिक को या इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर अभी आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं और नोट्स और क्विजेज भी आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट कि आप लोग जो है उसके थ्रू रिवाइज कर सकें और अपनी जो प्रिपरेशन वगैरह है उसको क्विजेस के थ्रू एसेस कर सकें। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें या कोई भी आपको डाउट है आप क्लियर करना चाहें तो आप हमसे इस ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।